चलिए बच्चों, तो लेट्स चेक द फर्स्ट टेस्ट पेपर दैट वाज हेल्ड यस्टरडे। मतलब आज दो चेक होंगे, तो एक कल वाला चेक करेंगे, एक आज वाला। पहला है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मिल गया सबको? एवरीबॉडी गॉट इट? चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज अ साइंस आर्ट बोथ ए एंड बी, दैट इज साइंस बी एज वेल एज आर्ट बी है। साइंस कैसे है? सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे मैनेजर्स काम करते हैं, जो प्रिंसिपल्स उनको पढ़ाए जाते हैं। बट ऑफिस टू ऑफिस, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, द एप्लीकेशन इज डिफरेंट। तो ये साइंस भी एज वेल एज आर्ट भी है। डैश मैनेजमेंट पासिस ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स, इट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सबको समझ में आ गया? तो पहले वाले का आपका आंसर है सो कॉल्ड सी, और दूसरे वाले का आंसर भी है आपका सी। समझ गए? सुपरवाइजरी, अच्छा वर्कर्स लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा कि टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के बीच में पूछा जा रहा है। सॉरी, करेक्ट कर लीजिए इसको, सुपरवाइजरी लेवल हो जाएगा, दैट इज द लोअर लेवल। द टर्म कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। समझ में आ गया? हाउ कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर भाई? कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन डिफाइंड है, बट सॉरी, कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं, और कोऑपरेशन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है, किसी की हेल्प कर देना। समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, बट कोऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको समझ में आ गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आ जाइए। मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज अ प्रोसेस, ये है आपका असर्शन और रीजन है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो भाई दोनों ट्रू लग रहा है मेरे को, और जो रीजन है वो उसका एक्सप्लेनेशन भी है। किसका एक्सप्लेनेशन है? असर्शन का। समझ गए? समझ गए भी? फोर्थ फिफ्थ चेक कर लीजिए। मैनेजमेंट इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस, नहीं ऐसा नहीं होता है, बिकॉज पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल, ऑफिस टू ऑफिस, द रूल्स कीप ऑन अप्लाइंग डिफरेंटली। तो ये एग्जैक्ट साइंस, एब्स्ट्रैक्ट साइंस नहीं है, इट इज अ बिहेवियरल साइंस, और इन एग्जैक्ट साइंस आप बोल सकते हैं इसको। मैनेजमेंट डील्स विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद एक्यूरेसी। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। समझ में आ गया? तो जो रीजन है वो बता रहा है कि ये एक सोशल साइंस है। इज दैट क्लियर? इट इज अ बिहेवियरल साइंस, पर्सन के बिहेवियर के अकॉर्डिंगली लोग उसको, जो टॉप मैनेजर्स हैं वो उसको मैनेज करते हैं। समझ गए? Raja Limited, reputed company, different functions performed by individual or bound in a hierarchy of relationship. Each individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. बात की जा रही है accountability and responsibility की। Mr. Raman is responsible for the welfare of the survival of the organization, formulates overall goals and strategies for their achievement. मतलब बात की जा रही है that Raman is doing policy making. Correct? तो ये टॉप लेवल में लग रहा है मेरे को तो यहां से अभी तक। मिस्टर पुनीत एंश्योर्स दैट क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज इज मिनिमाइज्ड। तो मिस्टर पुनीत जो है, उसके बाद मिस्टर शर्मा असाइंस, ठीक है। तो ये हो गया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये हो गया सुपरवाइजरी लेवल। एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट रमन इज वर्किंग? रमन सबसे पहले वाला था ना, तो हाँ, क्योंकि लिखा है असाइंस नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सोनल एंड मोटिवेट्स देम टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज लिखा है कि नहीं लिखा? असाइन नेसेसरी ड्यूटीज लिखा है, काम कौन देगा भाई? वर्कर को काम कौन देगा? सुपरवाइजरी लेवल वाला ही तो देगा, और उसके नीचे सीधे वर्कर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? हाँ, अब मोटिवेट्स वाली जो बात है वो तो मिडिल लेवल पे आती है, बट पहली लाइन में ही बात क्लियर कर दी गई है दैट ही इज असाइनिंग द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द पर्सोनल। तो ये फाइनली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को दे रहे हैं, तो ये सुपरवाइजरी लेवल पे होंगे। देखते हैं छपे हुए आंसर में क्या लिखा हुआ है। टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल, उल्टा लिख गया। अच्छा, मिस्टर पुनीत की बात की जा रही है, तो मिस्टर पुनीत तो मिडिल लेवल नहीं, यहाँ लिखा है इंश्योर्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट, मतलब ये सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहे हैं। तो तीसरा वाला, लोअर लेवल। तीसरे वाले में एक्चुअली मिडिल नहीं हो सकता, तीसरे वाले में आंसर होना चाहिए सुपरवाइजरी लेवल। नो सर, मिस्टर शर्मा का मिडिल लेवल ही होगा। नहीं, यहाँ पे असाइंस ड्यूटीज जो वर्ड लिखा है ना, इससे ये बात क्लियर हो रही है। हाँ, मिस्टर पुनीत का तो समझ में आ गया, इट इज लोअर लेवल ओनली, यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सुपरवाइजरी लेवल पे काम कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। तो ये लोअर लेवल माना जाएगा, बट शर्मा में द आंसर इज बिट कंफ्यूजिंग। चलिए मार्क कर लीजिए, यहाँ पे आंसर क्या लिखा है इसका, लोअर लेवल। शर्मा जी को पता नहीं मिडिल लेवल पे क्यों लगा दिया गया है, साफ साफ लिखा है यहाँ पे असाइंस नेसेसरी ड्यूटीज, असाइंस नेसेसरी ड्यूटीज। सर अरे जो मैं सारी बातें मोटिवेट्स मान रहा हूँ। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज अगर वाला पॉइंट। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोटिवेट द एम्प्लॉयज होगा ना, तो मिडिल लेवल। हाँ बात ठीक है, असाइन ड्यूटी का मतलब क्या हुआ?
हाँ ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल पे ड्यूटी असाइन होती है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो सुपरवाइजरी लेवल है। हाँ, मिडिल लेवल भी ड्यूटी असाइन करता है। अब ड्यूटी का यहाँ पे शब्द क्या है? ड्यूटी का बेसिकली मतलब है कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। तो टॉप लेवल भी ड्यूटी असाइन कर देता है ऐसे तो, बट यहाँ साफ साफ लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पर्सोनल, मतलब फाइनली कौन सा इंसान क्या काम करेगा, ठीक। चलिए आप मार्क कर लीजिए मिडिल लेवल। पुनीत जी का तो समझ में आ गया। वेस्टेज ऑफ मटेरियल की बात है तो डायरेक्टली ये फैक्ट्री पे बात कर रहे हैं। एंड मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर इंश्योर्ड, तो इनका तो क्लियर हो गया, लोअर लेवल पे है, ठीक है। तो 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 5। मोटिवेट वाला देखेंगे। नहीं, ज्यादातर तो मोटिवेट वाले मेरे हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि आगे का कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ है। ओके, चलिए। अकलमंद टीचर पेपर बनाएगा तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, बट कुछ बैल बुद्धि टाइप हो जाते हैं। चलिए मार्क कर लीजिए शर्मा जी। हु इज द क्रिएटिंग लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल? तो जब आपने ऊपर मिडिल लेवल मार्क कर दिया है तो शर्मा जी यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आपके। समझ में आ गया? तो कितने नंबर की करेक्शन हो गई? 3 2 5 6 7 8। चलिए 8 नंबर का करेक्शन यहां तक हो गया। श्री जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वाटर हीटर्स, फर्स्ट ईयर ऑपरेशन रेवेन्यू अर्न वाज जस्ट सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट। रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए कंपनी ने एनालाइज किए रीजंस कि लेस रेवेन्यू क्या था। तो अब ये अपनी लेबर कॉस्ट कम कर रहे हैं बाय शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू बैकवर्ड एरिया वेयर लेबर वाज अवेलेबल एट अ वेरी लो रेट। मतलब बात किस पे की जा रही है? कॉस्ट रिड्यूस करने पे। आपको याद होगा इफेक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इज दैट क्लियर? Start manufacturing solar water heaters and reduce the production of electric water heaters slowly. ठीक है, this will not help in covering the risk but also help in meeting their objectives too. Identify and explain the objective management discussed above. तो भाई मार्क करिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करेंगे, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग का जिक्र कर रहे हैं। सुनाई पड़ी बात? और क्योंकि सस्ते रेट पे लेबर मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट देने की बात हो रही है बैकवर्ड एरिया के लोगों को। तो वी आर प्रैक्टिकली डिस्कसिंग व्हाट इज कॉल्ड एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में तो वो था एसपीजी, बताया था आपको, सर्वाइवल चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए और ग्रोथ होना चाहिए। सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें लोगों को, बैकवर्ड एरिया का अपलिफ्टमेंट करें, एंड सो ऑन। खोपड़े में बात गई। अब इसके मार्क्स थोड़े ज्यादा होंगे क्योंकि कंटेंट ज्यादा लिखा है आपने, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 नंबर का बना लेते हैं। टोटल करेक्शन यहाँ पे 10 नंबर तक का हो गया। सही कर लिया आपने। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो 1 मार्क में कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और एक सोशल ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं हम उनको कंजीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट दे दें, सैलरी शुड बी बेस्ट इन द इंडस्ट्री, एम्प्लॉयज का रिकग्निशन होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कंजीनियल एनवायरनमेंट की जगह अगर आपने ये गुड हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशन लिखा तो भी उसका मतलब वही होता है। तो इस पे भी 2 नंबर ले लीजिए। तो टोटल हमारी 12 नंबर तक की वर्किंग हो जाती है कंप्लीट। सबने कर लिया था काम? पक्का? चलिए। यस। which level act as a link between two other levels? अब देखिए, link acts as a link between two other levels। तो भाई एक ये टॉप लेवल हो गया और एक ये सुपरवाइजरी हो गया, तो बीच वाले लेवल को क्या बोलेंगे आप? मिडिल लेवल। तो 1 नंबर आप इस पे ले लीजिए, 1 नंबर से ऊपर की औकात है नहीं इसकी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? Why is management an intangible force? अब इसके लिए बहुत कुछ लिख सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व। तो आप मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव जानते हैं, सुना होगा लोगों ने, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपको मार्क्स ठीक ठाक मिल जाएंगे। सो मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी इंटेंजिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी फील और सीन और टच, सॉरी इट कैन ओनली बी फेल्ट। तो सीन और टच तो ठीक है, बट इट कैन बी फेल्ट। प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम ऑर्डिनरीनेस एंड कोऑर्डिनेटेड वर्क एनवायरनमेंट। बहुत कम लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा इसके बारे में और भी लिख सकते हैं। हेडिंग डालिएगा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। समझ में क्या? भगवान नजर नहीं आते बट है हर जगह, हवा नजर नहीं आती बट उसका फील हर जगह है। तो जिन बच्चों ने मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव लिखा है 1 नंबर तो उस पर ले लें, और अगर एक्सप्लेन किया हुआ है तो 1 नंबर और ले लें। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव नहीं लिखा, सिर्फ एक्सप्लेन किया है, तो फिर आपको 1 नंबर बस मिलेंगे इसके ऊपर। हाँ वो सब समझ में आ गया तो 1 ही नंबर मिलेगा ना। परवेसिव शब्द चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आप परवेसिवनेस को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली, तो वो एग्जैक्ट वर्ड होगा तो आंसर की ग्रूमिंग हो जाएगी। बट सर क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है मैनेजमेंट एज एन इंटेलिजिबल हाँ फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब नजर नहीं आता ना, बट यस ठीक है सर। उसके लिए कोई एग्जैक्ट नॉट शब्द कैन दे बी। दो।
तभी तो अपने आंसर को डिस्टिंग्विश करोगे दूसरे से। हर लेवल पे अप्लाई हो रहा है बट नजर नहीं आ रहा। हर लेवल, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, हर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा। ऑल परवेसिव हर लेवल पे अप्लाई हो रहा है बट नजर नहीं आ रहा। यही तो देखना है कैसे अप्लाई हो रहा है भाई, बिना नजर आते हुए अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया? मेरी साड़ी उसकी साड़ी सफेद कैसे, तो बताना पड़े, चूना लगा के थोड़ा धोए हैं। तो टाइड एक ब्रांड है। अच्छा डिटर्जेंट पाउडर, अब अच्छा इज नॉट अ ब्रांड बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे परवेसिव शब्द लिखा है तो 1 नंबर, विद एक्सप्लेनेशन 2 नंबर, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है तो 1 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो यहां तक वर्किंग हो जाती है कंप्लीट। 12 और 3 15 मार्क्स की। चलिए, पीवीएस लिमिटेड इज टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 100। प्रोडक्शन मैनेजर ने 90 रुपए में ही अचीव कर लिया। इसने फोकस किस पे किया भाई? कम कॉस्ट पे, जिससे प्रॉफिट बढ़े। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? यस और नो चिल्ड्रन? ही इज इफेक्टिव। एफिशिएंट कब होता? एफिशिएंट कब होता? जरा क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यहां लिखा है कि पर मंथ उसका टारगेट कितना है? 10,000। एफिशिएंट तब होता है जब 30 दिन से कम में, 28, 29, 25, 26 दिन में कंप्लीट कर लेता, तो क्या होता वो? एफिशिएंट होता। इफेक्टिव कब है? जब उसकी कॉस्ट डिजायर्ड से कम हो गई। सर एफिशिएंट तब ओ होता है सॉरी जब सॉरी सॉरी, कॉस्ट कम उल्टा है। बोल दिया। पूछा क्या गया है? हाँ इफेक्टिव पूछा गया, सॉरी सॉरी। इफेक्टिव इसलिए क्योंकि उसने उस मंथ के अंदर टारगेट अचीव कर लिया। एफिशिएंट तब होता जब वो सो कॉल्ड कॉस्ट भी कम कर लेता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? डू सर यू, दोनों में इफेक्टिव भी है एफिशिएंट भी अरे है। भाई यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? तो आप ये इफेक्टिव। देखना इफेक्टिव है कि नहीं। एफिशिएंट के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उस पर यस आपको सर, मार्क्स है नहीं मिलेंगे। इफेक्टिव। मार्क्स तब मिलेंगे जब आप इफेक्टिव लिखेंगे। ये लाइन एड ऑन कर सकते हैं। एज द डिजायर्ड कॉस्ट ऑफ द शर्ट वॉज ₹100 बट ही प्रोड्यूस्ड इट एट द कॉस्ट ऑफ 90, दो हिज कॉस्ट इज लेस, तो ही इज ऑल्सो एफिशिएंट। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? तो खैर यहाँ पे कुछ ज्यादा तो था नहीं, बट एक ही नंबर दे सकते हैं इसको हम लोग। तो 16 नंबर का करेक्शन आपका यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी मैं आपको एडिटिंग बता दूं। यहाँ पे सीधे यस से स्टार्ट कर दिया गया है, तो अब इतना डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको तरीका थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? यस, हाँ इफेक्टिव है। नो, आपको बोलना पड़ेगा इन माय ओपिनियन, एज पर द कंटेंट मेंशन, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव। इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करके यस, या ब्रैकेट ओपन करके यस लिख सकते हैं। सीधे यस से ना स्टार्ट कर देना। गिव वन रीजन इन सपोर्ट ऑफ द आंसर, द सपोर्टेड रीजन इज मेंशन्ड बिलो। इसको एक अलग से ब्लू कलर के पेन से, ब्लैक तो अलाउड नहीं है आईएससी के अलावा, सीबीएसई में ब्लू ही अलाउड है सर। ठीक है, अब आईएससी स्टूडेंट भी यूज ना करें कोई दूसरा पेन, तो लिखना द सपोर्टेड रीजन इज मेंशन्ड एज बिलो, और उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि अंधे टीचरों को नजर आ जाए। समझ में आ गया? मैं खुद ही चार आंख लगा रहा हूं। इज दैट अंडरस्टूड? अब डायरेक्ट लोग ऐसे ही गाइड बुक से पढ़ के वहां छाप के चले आते हैं, फिर कहते हैं सर नंबर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं था। तो ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा 1 मार्क का तो नहीं आएगा, 2 नंबर का तो होता ही नहीं है, 3 नंबर का ही आएगा। और 3 नंबर में जब तक आप 5, 10, 12 लाइन नहीं लिखेंगे टीचर मार्क्स देगा ही नहीं। एक लिख दिए यस, 1 नंबर तो मिलना चाहिए। कर लो जितना कोर्ट कचहरी करना, नहीं मिलेगा नंबर। प्रेजेंटेशन पे ही नंबर है। आंसर तो सब बच्चे लिख के आते हैं वहां पे। समझ में आ गया? कोई आईटी जेई का फिजिक्स और मैथ्स का पेपर नहीं कि आंसर निकाल नंबर मिल गया। ये है कॉमर्स स्ट्रीम, जो दिखता है वो नहीं सो बिकता है, उसी हाल में बिक जाता है। मैनेजमेंट इज स्किलफुल, इस पे भी 2 नंबर होंगे, इस पे भी 2 नंबर होंगे। यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा 20 नंबर का कंप्लीट। मैनेजमेंट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन। आपने अगर मेरा क्लास अटेंड किया होगा तो सोनू निगम जी वाली आपको स्लाइड याद आ रही होगी आज। तो भाई सोनू निगम जी अलग अलग एक्टर्स की आवाज में गा लेते थे, इसीलिए उनको हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर चाहता है हमारी मूवी में ये बैकग्राउंड सॉन्ग दे दे। अमिताभ बच्चन की आवाज भी निकाल लेंगे, आपकी आवाज भी निकाल लेंगे, मेरी आवाज तो निकाल लेंगे बट पढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट नहीं है। सो स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन, तो किसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे? जैसे ही क्वेश्चन पढ़े आंसर दिमाग में सोचते जाएं, फाइल फोल्डर खोलते जाएं। ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। अब देखिए, स्किलफुल होना चाहिए पहली बात, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, तो 2 बातें तो एज एन आर्ट में आपको समझ में आ ही गई हैं। खोपड़े में बात गई। तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपको समझाना है, तो कैसे समझाएंगे इसको भाई? लेट्स सी। तो भाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट में 3 बातें थी, अगर आपको याद हो तो कोई बता सकता है कौन सी 3 बातें थी वो? सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, सोनू निगम साहब गाना गा सकते हैं, प्रोड्यूसर कह रहा है थोड़ी भारी आवाज करो, अमिताभ बच्चन जी एक्टर हैं,
फिर वो कह रहा है सलमान खान जी एक्टर है तो आवाज भारी होगी बट उतनी भारी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई? पर्सनल एप्लीकेशन। सारे गामा पाधानी सा का अगर अकल और ज्ञान ही नहीं है, सर वो एक ऐप है सारे गामा पाधानी सा, अरे उससे नहीं हो पाएगा। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं कितना भी बढ़िया वक्ता बन जाऊं, बट अगर मेरे को यही नहीं पता कि भाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट और मैनेजमेंट इज अ साइंस और मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, ये तीन बातें बच्चों को पढ़ानी है, मैं क्या कोई टीचर बन सकता हूं? बिल्कुल नहीं। तो पहले तो मेरे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए। मैनेजमेंट के तीन एलिमेंटल पर्सपेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मुकेश अंबानी साहब चाहते तो अनंत अंबानी जी को सीधे सीईओ बना देते, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कोई रोक पाता? बिल्कुल ना रोक पाता। अब अगर मिस्टर रतन टाटा जी चाहते तो शांतनु नायडू साहब को सीधे चेयरमैन बना सकते थे। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेप्ट करते? हजम होती है बात? नो। दादी माँ चाहे तो घर की सबसे छोटी आपकी जो चाची हैं, तीसरे नंबर वाली, उनको घर की पूरी भाग डोर दे सकती हैं। पता लगा डोर से लेकर भाग भाग के मम्मी और बड़ी चाची ने गला ही घोट दिया छोटी चाची का। क्या एक्सेप्ट करेंगे लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ी सीनियोरिटी होनी चाहिए, समझ में आ गया, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को भी टीचर बनने के लिए सब्जेक्टिव नॉलेज स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको कुक बनना है तो भाई आपको जो भी न्यूट्रिशनल लेवल है या रेसिपी का कॉम्पोजिशन है ये आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज थ्योरेटिकल नॉलेज। अब बटर पनीर मसाला सीख क्या है, तो सोचा कि बटर की जगह चीज ऐड ऑन कर दे तो फ्लेवर और बेटर हो जाएगा। दालचीनी डाल दे तो फ्लेवर और बेटर। मम्मी ने कहा एक दिन किसी बच्चे को दालचीनी डाल दो, वो दाल भी डाल दिया चीनी भी डाल दिया सब्जी के अंदर। अरे दाल चीनी वो नहीं होता, एक मसाले का कॉम्पोजिशन होता है। देखने में लगता है पेड़ आ गया खाने के अंदर, समझ में आ गया? तो एक्चुअली दैट इज नॉट पेड़। तो ये जो एड ऑन है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो सोनू निगम साहब पहले थोड़ा कोर्स वोर्स करें, कहीं जाएं किसी म्यूजिक एकेडमी वगैरह को ज्वाइन करें, सारे गामा पाधनी का कुछ ज्ञान लेके आए, और फिर अलग अलग गानों को सुने और देखे कहां पे पिच हाई करनी है, कहां पे लो करनी है, गाना खत्म हो रहा है तो सो कॉल्ड रिड्यूस डाउन करना है पिच को, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? दिस इज पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ दैट स्किल ऑफ सिंगिंग। खोपड़े में बात गई। और तीसरा क्या है भाई? क्या? प्रैक्टिस। क्रिएटिविटी तो इसी में आ गया ना, पर्सनल एप्लीकेशन में, समझ में आ गया? और प्रैक्टिस में मत लागू करिएगा, प्रैक्टिस में एकदम मैन परफेक्ट। मैन और वुमेन कोई भी हो, गलत चीज की प्रैक्टिस में गलत में ही निपुणता हासिल होगी, सही कभी हो ही नहीं सकता। आप बी को ऐसे लिखते हैं, 100 बार लिख लीजिए, ये डी ही रहेगा, बी नहीं रहेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये तीन चीजों का आपको एक्सप्रेशन लिखना होगा। एग्जाम्पल में सोनू निगम साहब का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई। तो आपने उस एक्टर को देखा होगा, रणवीर सिंह को, बच्चों समझ में आ गया? अब मान लीजिए रणवीर सिंह साहब को कोई ऐसी मूवी है जिसमें वो फैमिली के एक सन बने हैं, तो भाई ऑरा कुछ और होगा। और 1983 वाली मूवी में जब वो कपिल देव का रोल निभा रहे थे तो उनके अंदर थोड़ी सी लीडरशिप वाला भाव डालना पड़ेगा। तो जो डायलॉग लिखने वाला है उसके साथ साथ इनको भी कुछ अपनी अकल का प्रयोग करना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो ये तीन पॉइंट्स अगर आपने एक्सप्लेन किए तो 2 नंबर ले लीजिए, कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है तो 1 नंबर ले लीजिए, 2 एक्सप्लेन किया तो 1.5 नंबर ले लीजिए, और सिर्फ हेडिंग लिख के छोड़ दिया है तो पूरे नंबर ले लीजिए आप, गोल गोल एकदम। समझ में आ गया? क्योंकि साफ साफ शब्द क्या है क्वेश्चन में? एक्सप्लेन। खोपड़े में बात गई, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो नंबर नहीं मिलेगा। बाकी जिन बच्चों ने ऑनलाइन पेपर किया वो मेरे को पीडीएफ सेंड कर देंगे, मैं देख के उसको रिमार्क कर दूंगा। ठीक है, चलो भाई। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन टाइम वेस्टेज, मनी एंड एफर्ट्स। इन दिस इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट। हाफ हाफ नंबर ले लेंगे आप चारों पॉइंट्स पे। लेट अस सी आंसर स्कीम क्या बोल रहा है और आपने क्या लिखा है। आंसर स्कीम कह रही है कि भाई पहला पॉइंट लिख दो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। इंडिविजुअल एज वेल एज दैट विच बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इंडिविजुअल गोल्स कुड बी प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय, बेटर सैलरी, स्टाफ रिकग्निशन, सब रीडिंग पे डिपेंड करेगा। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स कुड बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, ये आप लिख सकते हैं मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स के अंदर। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट with the help of training and development programs, assigning duties to the employee to do the work
एज पर देयर कॉम्पिटेंसी, ये सब शब्दों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। वो बोलते थे ना हम लोग, टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया और एक एमबीए हायर किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने बोला तुम मार्केटिंग एंड सेल्स का काम देख लेना, और इस बैल बुद्धि को बोले कि तुम फाइनेंस का काम देख लेना। एकदम उल्टा कर दिया आपने। अब बच्चे कहेंगे क्यों सर, निर्मला सीतारमन जी के पास तो कोई सीए की डिग्री नहीं है। नेता है, नेता हर चीज में निपुण होता है। बुलडोजर चलवा देगा आपके घर में ज्यादा बोलेंगे तो नेता लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम उनको हट के बात कर रहे हैं। तो सीए शुड बी डूइंग द वर्क ऑफ व्हाट चिल्ड्रन, फाइनेंस, एंड एमबीए शुड बी डूइंग द वर्क ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। समझ में आया? अब मान लीजिए आपके घर में आपकी मम्मी है, वो बड़ी कूल माइंड की है एकदम, और चाची जी थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। खोपड़े में बात गई। अब दादी ने मेहमानों का वेलकम करने के लिए चाची जी को लगा दिया। अब समझ लीजिए चाची एकदम चुलबुल पांडे बन जाएंगे, कंटापे कंटाप लगा के सबको भगा देंगी अगर 2 बार पानी मांग लिया तो हॉस्पिटैलिटी और सेवा के लिए मम्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी, और किचन में खाना बनाने के लिए चाची की ड्यूटी। और किचन के दरवाजे को बाहर से बंद कर लेना, ताकि सिर्फ सर्विस डोर से ही खाना आ जा पाए। इज दैट अंडरस्टूड? तो सही पर्सन को सही जगह पे पुट करना। खोपड़े में बात गई सबके? मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एटम बम लगा देंगे, डायनामाइट लगा देंगे? नो। एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट ऑफ द मार्केट और ऑफ द वर्ल्ड, the management principles are designed in such a way, the people are trained in such a way that they are able to handle the changing environment and do not resist to the change। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, resist to the change। तो जब हमारे कंट्री में बैंक्स में सारा काम ऑफलाइन होता था, रजिस्टर वर्क वगैरह होता था, एम्प्लॉयज बड़े सुखी थे। जब ये काम ऑनलाइन हो गया, कुछ बोले भाई हम तो कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, तो उनको बोला गया ठीक है आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत निपट जाइए। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा ही है, जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है, हर दिन नोटिस आ जाता है कि भाई अब ऑनलाइन क्लास होगी ऑनलाइन। तो जो टीचर्स ये ऑनलाइन सिस्टम पे अपहोल्ड कर गए अपने आप को, वो तो टीचर की तरह काम करेंगे और बाकी सब फटीचर हो जाएंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ये थोड़ा पहले वाले से लिंक करेगा। हाँ यस। Yeah, in the light of this statement, हाँ management नहीं, उसमें तो इससे रिलेटेड किसी से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस आपको बताया जाता है खाना खाओगे, हाँ खाएंगे तो जाओ खा लो। एक बार मैंने मोहल्ले में देखा, चौराहे पे एक रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने उससे पूछा रेलवे स्टेशन जाओ, क्या नाम है? मैंने जाओ। अरे भावार्थ समझिए, जाओगे मतलब कि हम उसकी सवारी बनेंगे। तो स्टेटमेंट में आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, आपको क्वेश्चन इस बात पे फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस ये बताइए। इंपॉर्टेंस पे फोकस कर रहा है ना? आप कोई भी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो वहां लिखा है सिर्फ वही लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा वफादार बनिए, 1-2 पॉइंट उसके भी लिख लीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप इंपॉर्टेंस जो 3 वहां पूछी गई वही लिख के आएंगे तो नंबर मिलेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी। डन दिस? सबने कर लिया भाई? चलो, तो यहां पे क्या लिखा है? वेस्टेज ऑफ टाइम मनी एफर्ट्स। तो ये तो एक ही हुआ, टू अवॉइड वेस्टेज, मैनेजमेंट इज टू अवॉइड वेस्टेज। बस तो क्या बस एक ही पॉइंट लिख के आएंगे? साफ साफ लिखा है 4। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बस थोड़ी सी बात आपको बता दी गई है। किसी बच्चे को बता दिया गया ये ओपन बुक एग्जाम है, अरे ओपन बुक नहीं होता है, ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट एग्जाम होता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके रेफरेंस के लिए आपको एक कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, उसको आइडिया लेते हुए अपना क्वेश्चन लिखना है। और ये ओपन बुक का मतलब ही नहीं घर से अपनी किताब ले चलो, लाइब्रेरी से बढ़िया बढ़िया 4 किताब ले चलो, ओपन बुक नहीं होता। इट इज ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। समझ में क्या? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के पोर्शन में पेपर में आपको वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और अनसीन पैसेज मिलता है ना, तो ओपन टेक्स्ट बेस्ड वो उसी का थोड़ा सा और ब्रॉडर फॉर्म है। बात समझ में आई कि नहीं आई? खोपड़े में बात गई? एक आपको स्ट्रैटेजी दे दी जाएगी कागज में पढ़ने के लिए, उसके बेसिस पे अपना आंसर लिखना है। ये नहीं कि वो 1+2 लिखा हम 1+2 3 छाप दें हम, ऐसा नहीं होता ओपन बुक में। कुछ बैल बुद्धि सोचने किताब ले जाने को मिलेगा, चलो हम ये इस ऑथर की किताब ले जाएंगे तुम उस ऑथर की ले जाना, बदल बदल के लिख लेंगे बीच में, ऐसा थोड़ा होता है। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई? तो ओपन जैसे बीए एलएलबी किसी ने कर लिया, अब उसके बाद कोर्ट में केस लड़ना है, तो बार काउंसिल ऑफ द कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए एक आपको बार काउंसिल का एग्जाम देना है। दैट बार काउंसिल एग्जाम इज कॉल्ड एज, इट इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन। अरे ओपन बुक नहीं होता, इट इज ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट। आपको कुछ कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू सम केस, और उस केस के बारे में आपको सारे फैक्ट्स दे दिए जाएंगे। वो फैक्ट्स पढ़ के आपको एज अ वकील क्या आर्गुमेंट आप कोर्ट में देंगे वो अपने आंसर में लिखना है। वो फैक्ट्स पढ़ के एज अ जज आपको केस का
देना पड़ेगा जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब आपको उसका जजमेंट देना पड़ेगा, ये लिखना है। ये नहीं कि वहां जो है वो उसी छाप के लिख दो यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है इसमें। समझ में आ गई बात? चलिए, जैसे आपका पैसेज आता है उसमें लिखा होता है ना, इस पैसेज को एक रेलेवेंट नेम दे दीजिए, समझ में आ गया? तो है तो ओपन बुक ही, बट रेलेवेंट नेम तो अपने दिमाग से ही दोगे, तो वैसा ही है। ओके, मैनेजमेंट डज नॉट हैव सेम फीचर्स एज दैट ऑफ प्रोफेशन, एक्सप्लेन दोस फीचर्स। तो ध्यान से सुनिएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज अ साइंस के जो फीचर्स हैं वो दे दीजिएगा। क्यों? यहां क्या लिखा है? डज नॉट हैव सम फीचर्स ऑफ, तो अब आपको वो फीचर्स देने जो प्रोफेशन में है नहीं, बट आर्ट और साइंस में हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो एज अ प्रोफेशन में कौन कौन से फीचर्स थे सब आपको पता है? कोई बताना चाहेगा भाई? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन क्या लिखा है? मैनेजमेंट डज नॉट हैव सम फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, एक्सप्लेन दोज। मतलब एज अ प्रोफेशन देयर आर सर्टेन फीचर्स, बट वो फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं है, ये वाले लिखने हैं। सर प्रेजेंस ऑफ पर्सनल एसोसिएशन। टेक एन एग्जाम्पल कि भाई आप बन गए एक डॉक्टर, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस या एमएस का कोर्स करना पड़ेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वकील बन गए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ द स्पेसिफिक कोर्ट ऑफ लॉ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है मान लीजिए, वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आपकी एंट्री है, वरना नहीं। तो मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। आप दुनिया जहान के किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लीजिए, नहीं भी किया कोई बात नहीं, देन टू यू कैन ज्वाइन एज अ प्रोफेशनल मैनेजर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब मैनेजमेंट एज अ साइंस या मैं आर्ट की बात करूं, तो क्या वहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है? वहां पे भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। क्या सोनू निगम साहब ने कोई कोर्स किया हुआ है सिंगिंग का? नो। क्या उनके नाम के आगे एसआर लिखा है, सिंगर? क्या ए आर रहमान साहब के आगे, नाम के आगे म्यू लिखा है, म्यूजिशियन? या वो अपने वो कौन से घुटने के दर्द वाली ऐड करते थे, खुद एक जो वो गठिया हो गया उनको, अरे क्या नाम है फरहान अख्तर के पिताजी का? फरहान अख्तर के पिताजी का नाम क्या? जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर जी के नाम के आगे क्या लाई लिखा हुआ है? लिरिसिस्ट है ये? ऐसा कुछ नहीं है। तो इन चीजों को आप बोलते हैं दे आर अ फॉर्म ऑफ आर्ट, ड्रामा, कल्चर, बट यहां पे भी कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। समझ में आ गया? प्रोफेशनल एसोसिएशन, डॉक्टर्स के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जहां पे उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, दैट इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू इनको ऑथराइज किया जाता है। ओके, जैसे मैं आपको एक एसोसिएशन का नाम बताता हूं, इलाहाबाद ब्लड बैंक एसोसिएशन। कुछ डॉक्टर्स ने मिलकर इसको खोला और ये इसको मैनेज करते हैं। अगेन इट इज सर्टिफाइड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अलाउड है इस तरह से ब्लड एक्सचेंज करके देना, बट अगेन यहां पे इसको ज्वाइन करने के लिए आपके पास सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। सर किसी चपरासी बनना है तो नहीं, उसको डॉक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए हमारे देश में, क्या किसी भी देश में, कोई इस तरह के प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी नहीं है। अगर आपने सीए कर लिया, जब तक आप आईसीएआई का मेंबरशिप फॉर्म नहीं भर देते, आपको सीए इंस्टीट्यूट मेंबरशिप नंबर नहीं देगा, ना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ सीए, ना आप जॉब कर सकते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लॉजिक समझ में आ गया? जैसे क्लास 12 आपने पास कर लिया, तो आजकल क्या होता है, सिर्फ मार्कशीट मिलती है, बट कुछ साल पहले तक मार्कशीट के साथ साथ एक पास सर्टिफिकेट मिलता था, अब नहीं मिलता पास सर्टिफिकेट, अब मार्कशीट को ही पासिंग सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। तो कोई बोर्ड कहता था 33% पे पासिंग है, जैसे सीबीएसई। आईएससी 10th क्लास में 36 रखता था और 12th क्लास में 40। उनके यहाँ ज्यादा बच्चे फेल होने लगे, वो भी 33 पे उतर आए, अपनी औकात को कम कर लिया। तो आईएससी बोलता था 40% वाला पास है, उसके नीचे फेल। सीबीएसई बोलता है 33 वाला पास, उसके नीचे फेल। तो भाई एक पैरिटी लाए, क्या बनाकर? पासिंग सर्टिफिकेट। तो यूनिवर्सिटी का ही एडमिशन दे देंगे, एंट्रेंस क्वालिफाई कर लिया है, तुमने मार्कशीट दी है, प्लीज ब्रिंग अ पास सर्टिफिकेट। जब तक पास सर्टिफिकेट नहीं लाओगे, योर एडमिशन इज प्रोविजनल एडमिशन, टेम्परेरी एडमिशन। अगर किसी ने 3 साल तक आपके एडमिशन पे ऑब्जेक्ट नहीं भी किया, यूनिवर्सिटी पास करने के लिए जब डिग्री के लिए अप्लाई करोगे ना, तो यूनिवर्सिटी कहेगी पहले पास सर्टिफिकेट जमा करो, फिर हम डिग्री इशू करेंगे। तो ये उस जमाने के रूल से, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट के लिए कोई भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है ही नहीं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या एक वकील अपने क्लाइंट का डेटा या बातें किसी दूसरे क्लाइंट को बताएगा? एक डॉक्टर क्या अपना डेटा किसी दूसरे क्लाइंट के साथ शेयर करेगा? बिल्कुल नहीं। तो मैनेजमेंट में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है,
बट अगेन इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन को भी 2 नंबर का मानेंगे हम, आधे आधे नंबर इन पॉइंट्स पे ले लीजिए, गॉट इट क्लियर? और अगर पूरा सही है सर तो आधा नंबर आप और ले लीजिए, मतलब फिर पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। तो 20 और 2 22 नंबर की करेक्शन यहाँ होती है कंप्लीट। एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा एक्सक्यूज खत्म मी हो सर, गया, ये कह रहा है मेरी भी थोड़ी हैसियत है। हाँ थोड़ी नहीं कुशाल जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? सर, उसमें सर्विस मोटिव भी तो पॉइंट हो सकता है। सर्विस मोटिव तो हर जगह होता है बालक, डॉक्टर है तो भी सर्विस मोटिव है। सर्विस का मतलब ये नहीं नॉन तो प्रॉफिट सर मेकिंग, सर्विस का मैनेजमेंट, मतलब कुछ सामान नहीं बेच रहे हैं। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मैनेजमेंट डज नॉट हैव सम फीचर्स ऑफ अ प्रोफेशन, आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है। सर सर बुक में यही दिया, ठीक सर्विस है मोटिव सर्विस जो मोटिव है। है, बट ये प्रॉफिट मेकिंग हो गई साथ में। अगर आपने लिखा है तो मार्क्स मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आंसर के हिसाब से हो सकता है 3 लिखे हैं। का मोटिव है कि क्लाइंट को सर्व करना। हाँ ठीक है, बट यहाँ पे सर्विस के 2 मतलब होते हैं, एक होता है फॉर प्रॉफिट और एक होता है फॉर नॉन प्रॉफिट। तो डॉक्टर मेनी अ टाइम्स नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए सर्व करता है, बट वकील कभी भी नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए सर्व करेगा नहीं। समझ में आ गया? अब आप बात करें सर डॉक्टर कौन सा फ्री में इलाज करेगा, मैं फ्री की बात नहीं कर रहा हूं। व्हेन इट इज अ गवर्नमेंट डॉक्टर तो वो आपसे थोड़ा कोई फीस लेता है। तो लिख लेते हैं, चलिए मार्क्स ले लीजिए, बट कोई भी 3 है तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा। तीनों सही हैं इंट्रोडक्शन के साथ तो 2 पूरा ले लीजिएगा। ठीक है, और कुछ लिखा है सर्विस मोटिव के अलावा? नो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इन पांचों को आपने एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, तो सब पे आधा आधा नंबर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, हाउ? व्हेन ईच एंड एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क टू बी डन एंड द सब्सिक्वेंट पर्सन विल कंटिन्यू द वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, ग्रुप एफर्ट्स है तो यूनिटी ऑफ एक्शन हो ही जाएगा। अ वर्क गेट्स ओवर द अदर वर्क्स, sorry, the other type of work is to be continued, or you can say when a particular task gets over, the management imposes some other work on the same group of employees as well. Like this it happens to be a continuous process. All pervasive, top level coordinate किसके साथ करेगा भाई? Middle level, and middle level will coordinate with the supervisory level, so that the goals of the organization, either it be profit making or satisfaction of the employees वगैरह वगैरह will be, ये वगैरह वगैरह ना लिख के चलाना एग्जाम में। ये मैं बस एक बात बता रहा हूं आपको, इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन। हाउ इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन? the work assigned has to be done, else organization may take up some penal action on the employees। खोपड़े में बात गई। and it is not automatic like cooperation, तो it is a deliberate function। तो 3 नंबर कर देते हैं इसके लिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो ये हो गए 25, ये वाला भी 3 नंबर का और ये वाला भी 3 नंबर का, तो शगुन हो गया 31 नंबर भाई। चलिए, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लेट अस से आपने क्या क्या फंक्शन लिखे हैं, होते तो बहुत ढेर सारे हैं, कोई 3 लिख दीजिएगा। चलिए, किसी ने बजटिंग वगैरह तो नहीं लिख दिया इसमें? मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था एक रिपोर्टिंग होता है एक बजटिंग होता है, आपके कोर्स में नहीं है इसलिए उसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कोई 3 लिख दीजिएगा, 6 नंबर का आता है तो 5 लिखने पड़ेंगे। तो एक एक नंबर आपको इन पे मिल जाएगा और 1 नंबर इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैनेजमेंट की डेफिनेशन जरूर लिखिएगा, आई रिपीट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, वो वाली मत लिख दीजिएगा मैनेजमेंट टैक्टफुली इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबको एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपने 3 लिखे हैं तो एक एक नंबर सब पे लेके 3 नंबर लिख सकते हैं इस पे। गॉट इट? बाकी मैं आपकी अंग्रेजी आपकी कॉपी से चेक कर लूंगा कि आपने लेवल क्या लिखा है। एंड देन वी हैव एक्सप्लेन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी बार वो मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर लिख देते हैं, वहां पे नंबर कट जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, किस इंसान को कौन सा काम देना है, कैसे फॉलो अप होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, स्टाफिंग की बात की जा रही है, अगर आपको याद हो मैंने रिवीजन क्लास में लिखवाया था आपको ये। एंड देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब, अगर मैं एक सीईओ हूं और मैंने मिस्टर एक्स को बोला कि भाई तुम संभालोगे पूरा का पूरा हमारा टेलीकॉम डिपार्टमेंट, मिस्टर वाई को बोल दिया कि आप हमारा हॉस्पिटैलिटी यूनिट संभाल लीजिए, जेड को बोला कि आप हमारा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड सेक्शन, ए को बोला आप बेवरेज सेक्शन को देख लीजिए,
बी को बोला आप हमारा फर्नीचर डिपार्टमेंट देख लीजिए, इट इज डिविजन ऑफ वर्क है, ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा। हर डिपार्टमेंट में, हर फैक्ट्री में किस तरह से काम हो रहा है, इज दैट क्लियर? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इज दैट क्लियर? तो जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में लेट अस से प्रिंसिपल का क्या काम है, डिसाइडेड है। कोऑर्डिनेटर का क्या काम है, डिसाइडेड है। सब्जेक्ट टीचर क्या करेंगे, क्लास टीचर क्या करेगा, डिसाइडेड है। इट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। क्या करना है, कैसे करना है उस काम को, इट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पूछ भी सकते हैं कभी कभी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल इन नेचर। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। व्हाट इज टू बी डन, वर्क हो गया। हाउ इट इज टू बी डन, ये क्या हो गया, ऑपरेशन। ये ब्रॉडर होगा और ये इन डेप्थ होगा। तो घर में नाश्ता बनना है, खाना बनना है, दिन का शाम का खाना बनना है, दिस इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हाउ कुकिंग वुड बी डन, व्हाट वुड बी कुक्ड, इट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। समझ में आ गई बातें? तो इसको भी 3 नंबर का मार्क नहीं, एक एक नंबर सब पे ले लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। जिन्होंने ऑनलाइन किया टेस्ट वो मेरे को पीडीएफ भेज देंगे, ऑफलाइन वाले कागज अपना जमा करके चले जाएंगे मेरे को, ठीक? तो मैं उस पर मार्किंग कर दूंगा। तो इसी के तहत इस टेस्ट का करेक्शन होता है पूरी तरह से समाप्त।